मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का पहला दिन फील गुड वाला रहा। तस्वीरें पॉजिटिविटी और ऊर्जा से लवरेज थी, पर अगली ही सुबह सियासत नई तस्वीर के साथ नजर आई। सत्र के दूसरे दिन नेहरू पर जमकर नेतागिरी देखने को मिली। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी देखकर कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अंबेडकर के बाद बीजेपी गोडसे की फोटो लगाएगी। चाहे नेहरू हो, चाहे और भी कोई आपको लगता है, इस प्रकार से हमारे कई नेता हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सभी सम्मानीय। तस्वीर महत्वपूर्ण नहीं है, लोकतंत्र को बचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है, उनके विचार की बीजेपी नहीं है। वो बीजेपी जो महापुरुषों में बंटवारा करना चाहती है, वो बीजेपी है। हम निंदा करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को इन्होंने वहाँ से हटाया, और स्वागत भी करते हैं कि अंबेडकर की प्रति तस्वीर को उन्होंने लगाया। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी को महापुरुषों में भेद नहीं करना चाहिए और हटाने की राजनीति से बचना चाहिए। विवाद गरमाया तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर निशाना साधा और उचित जगह फोटो लगाने की मांग की। पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेहरू के विचार को खत्म करने का प्रयास कर रही है। बीजेपी के भी अपने तर्क हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने नेहरू की तस्वीर कहीं और लगाने की बात कही तो रामेश्वर शर्मा ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के निर्माता रहे हैं और संविधान के अनुसार ही विधानसभा चलती है, लोकसभा चलती है, नियम कायदे के अनुसार काम होता है। तो जो उसके निर्माता हैं उनकी तस्वीर विधानसभा के अंदर लगना तो बड़ी औचित्यपूर्ण बात है। उसका स्वागत होना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। जहाँ तक पंडित नेहरू की तस्वीर का सवाल है, कहीं न कहीं उनकी तस्वीर लगेगी, ऐसा मुझे लगता है। कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर है या नहीं। अगर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं तो ये जो विदायिका होती है ये संविधान का निर्माण करती है। सदन में उनका चित्र लगाया है, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं क्योंकि वो भारत के संविधान निर्माता हैं, करोड़ों नागरिकों के आस्था के केंद्र हैं। कांग्रेस इन आस्था के केंद्रों का उपहास करना चाहती है। ये पहला मौका नहीं है जब महापुरुषों पर महासंग्राम छिड़ा हो। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वीर सावरकर पर भी सियासत गरमा चुकी है। इंदिरा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, पूर्व सीएम अर्जुन सिंह, सुंदरलाल पटवा की मूर्ति पर भी बवाल मच चुका है। छत्रपति शिवाजी और रानी कमलापति की प्रतिमा पर राजनीति गरमा चुकी है। इतना ही नहीं, 2023 के चुनाव के दौरान सनातन, भगवान राम और बजरंग बली पर भी खूब बवाल मचा। गाहे बगाहे महापुरुषों पर श्रेय की राजनीति गरमा ही जाती है। अब देखना होगा कि ये ताजा विवाद कहां जाकर रुकता है। सवाल नंबर 1, नेहरू अंबेडकर जैसे महापुरुषों पर विवाद विचारधारा की लड़ाई है। सवाल नंबर 2, अंबेडकर पर बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी श्रेय की सियासत है। सवाल नंबर 3, क्या पहले सत्र में ही हो गई है सियासी दंगल के नए युग की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है नेहरू पर नेताजी। जिस तरह से ये पूरा मसला सामने आया है, कई सवाल हैं और सवाल सबसे बड़ा हमेशा जब खड़ा होता है जब किसी भी पार्टी के शीर्षस्थ राजनेता या महापुरुष को लेकर इस तरह की एक डिबेट छिड़ती है। कई बार कुछ कल्पनाएं भी मन में आती हैं कि अगर इस समय खुद जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर जी होते और ये प्रश्न उनके सामने आता तो क्या उत्तर निकल कर आता कि किसकी तस्वीर रहनी चाहिए। शायद वो इतने बड़े मन के दोनों ही राजनेता रहे होंगे कि वो दोनों कहते कि ये तस्वीर में क्यों उलझ रहे। हमने जो कहा है उसकी चर्चा होनी चाहिए कि हमारी तस्वीर की चर्चा हो रही है। दरअसल राजनीति के कुछ पक्ष ऐसे होते हैं जहां सिर्फ सियासत का कोना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए वहां होती है सिर्फ सियासत, विचार कहीं दरकिनार हो जाता है। चाहे बात हम वीर सावरकर की करें जिनकी कांग्रेस और कांग्रेस के दिग्गज नेता मुखर आलोचना करते हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो जिस विचार के खिलाफ हैं उस विचार की आलोचना करनी। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस के जो मानक महापुरुष हैं उनकी आलोचना बीजेपी की तरफ से इसलिए होती है कि उनकी आलोचना करना उस विचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ना है। जबकि दोनों ही पार्टियों के ऐसे नेताओं की संख्या कम नहीं है जो एक दूसरे के महापुरुषों की खुलकर प्रशंसा करते हैं।
वीर सावरकर जी को लेकर इंदिरा गांधी जी ने डाक टिकट निकाला और कभी उनके बारे में कोई निंदनीय टिप्पणी उनकी तरफ से नहीं सुनी गई। और इसी तरह अगर आप बात करिए कांग्रेस की तरफ से तो कई प्रशंसक मिल जाएंगे आपको बीजेपी की तरफ से। जो अटल जी की आप बात करिए तो अटल जी के बारे में तो कितनी ऐसी बातें आपको मिल जाएंगी। और खुद मौजूदा प्रधानमंत्री की बात कर लें, और इसके पहले भी जब हमने बात की थी, दिग्विजय सिंह जी नर्मदा यात्रा पर थे तो अमित शाह जी ने गुजरात के जंगलों में फॉरेस्ट के जो अधिकारी थे उनको भेजा कि उनको कोई असुविधा ना हो। तो जब आप सब आपस में इतने समन्वित हैं तो राजनीति के ये सिरे इतने धारदार क्यों हो जाते हैं कि जो महापुरुषों को लेकर एक दूसरे को घायल करते प्रतीत होते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। सबसे पहले स्टूडियो में हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, सर आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, स्पोक्स पर्सन और पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। दिनेश जी, इस पूरी विचारजन्य लड़ाई को जो है विचार प्रेरित, अब अंबेडकर जी की तस्वीर हटाने की बात अगर कांग्रेस करेगी तो उलझेगी कि आपने नेहरू जी की जगह अंबेडकर जी को, तो अब कांग्रेस भी बहुत संभल कर बोलती है कि हम नेहरू जी की तस्वीर की बात कर रहे हैं, अंबेडकर जी तो हमारे प्रथम सम्माननीय हैं ही। लेकिन ये सारी प्रक्रिया क्यों होती है, क्यों की जाती है, ये समझना क्या बहुत कठिन है या बहुत आसान है? जी सर जी, बहुत आसान है। वैसे यदि आप देखेंगे ना, सरकारी कार्यालयों में जो चित्र लगने हैं महापुरुषों को, उसके बारे में गाइडलाइन है और उस गाइडलाइन को यदि आप लगातार फॉलो करते रहें तो कोई विवाद नहीं होता। लेकिन ये जो विषय है ना, ये कांग्रेस की अतीत की गलतियों से जुड़ा हुआ है कि जब आप व्यक्तिवादी हो जाते हैं, जो हमेशा जो बात है कि व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए। एक उचित स्थान पर उचित व्यक्ति की तस्वीर हो तो किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होता। यदि आज अंबेडकर आए हैं और कांग्रेस सराहना कर रही है तो उसके कोई कारण तो है नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ठीक जगह पर आ गई है। उस सदन में आप कोई ज़रूरत क्या थी? नेहरू जी की जो फ़ोटो लगी थी वो उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियाँ जो, क्योंकि सदन का मामला था, ऐसा नहीं है कि उस वक्त के विपक्ष से बात नहीं की होगी, सत्ता पक्ष ने निश्चित तौर पे बात की होगी तस्वीर लगाने से पहले, तब सहमति बन गई होगी। और अभी जब हटा रहे हैं तो इसमें भी सहमति बना लेते कि भाई हमको नए स्वरूप में लाना है, नई जो विधानसभा में हमको अंबेडकर जी की फ़ोटो लगाना है। आप पार्लियामेंट में देखिए कितने सारे लोगों के फ़ोटो लगते हैं, तेल चित्र लगते हैं, सबके सहमति के साथ लगते हैं। और यहाँ भी यदि सहमति के साथ लगाते तो मुझे लगता है कि इस पर कोई तलखी होती नहीं और आसानी से नेहरू जी का भी सम्मान बचा रहता और अंबेडकर जी की भी जो तस्वीर है उस पर भी कांग्रेस गौरवान्वित हो सकती थी। बिल्कुल, ये बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी की तरफ मैं चलूँगा, फिर मुकम्मल जवाब के लिए लखन जी की तरफ चलेंगे। डॉक्टर वाजपेयी, काफ़ी सुलझी हुई राजनीति की धारा बीजेपी से भी जुड़ती है और कांग्रेस से भी जुड़ती है। ऐसे में प्रतीक पुरुष जो दोनों पार्टियों के हैं, पहले भी ये काफ़ी चीज़ें उठी हैं, चाहे वीर सावरकर जी हों या जवाहरलाल नेहरू हों। आखिर कोई कुछ न्यूनतम साझा प्रोग्राम जैसे तय होता है, क्या ऐसा तय नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी में कि इन विषयों पर हम नहीं बोलेंगे, या सियासत में ये संभव नहीं है? देखिए सर जी, मैं तो आपकी बात को मानकर चलता हूं और मैं क्या, भारतीय जनता पार्टी आपको बड़े ध्यान से सुनती है और आपकी इसकी चर्चा को भी प्रदेश के सब लोग सुन रहे होंगे। तो मैं एक दो तीन फैक्ट्स, बहुत माननीय लखन जी भी बैठे हुए हैं तो सभी को प्रणाम करते हुए मैं रखना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जैसा मेरी जानकारी में आया है कि उस फोटो में कुछ तकनीकी त्रुटियां हुई थी, तकनीकी मतलब वो डैमेज हो गई थी कुछ कॉर्नर वगैरह से। तो ये पूछता है स्टाफ का और वहाँ का सचिवालय का निर्णय होता है। और तो उन्होंने जो भीमराव अंबेडकर जी की अच्छी जो तस्वीर थी उसको लगा दिया। तो यानी कि कोई नेहरू जी को हटा नहीं दिया, एक कुछ समय के लिए उसको रिपेयर करके फिर वो वापस आ ही जाएगी। लेकिन आपने दो बयान देखे, एक जीतू पटवारी जी का देखा जो उत्साह और जोश में पता नहीं कहाँ तक उस घटना को ले गए, वही एक उमंग सिंगार जी का बयान जो मुझे बहुत संतुलित लगा। मुझे महसूस हुआ कि नेता प्रतिपक्ष का वो बयान है। मैं उमंग सिंगार जी की इस मामले में वाकई में तारीफ करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस घटना को बहुत राजनीतिक तूल नहीं दिया। और वाकई में आप सही कह रहे हैं, हमारे लिए नेहरू जी भी पूज्य हैं और अंबेडकर साहब भी पूज्य हैं। तो बार बार
आप सोचिए, नेहरू जी को लाना और अंबेडकर जी को वहां से हटा देना, जब वो दोनों समतुल्य नेता हैं, शीर्षस्थ नेता हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस बात को करने की कोई जरूरत थी। तो स्वाभाविक है कि दोनों ही देश के बड़े विराट व्यक्तित्व हैं, एक अच्छे मजबूत नेतृत्व दोनों ने दिया है। तो संविधान सदन में यदि अंबेडकर जी थोड़ी देर के लिए नेहरू जी की जगह आ जाते हैं तो बहुत कोई नाराज होने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता महात्मा गांधी जी, अंबेडकर साहब, नेहरू जी, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो होते तो वो भी इस विवाद में नहीं पड़ते, वो तो कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते कि साहब आप बैठ जाओ, इस पे मेरी कुर्सी में बैठ जाओ। इससे क्या होता? ये लोग पदों के मोहताज नहीं है शरद जी, इनके कद हैं। जी जी। तो मुझे लगता लेकिन है डॉक्टर कि साहब, वो अगर किसी का नजरिया किसी भी प्रकार से आपकी तरह रखा जाता है तो सब कुछ बहुत सुलझा सा प्रतीत होता है। और जब ये कहा जाता है कि अंबेडकर जी से बैर क्यों है, विरोध क्यों है, क्यों मुखालिफत करती है कांग्रेस अंबेडकर जी की, तो बात थोड़ी दूसरी। आप कह रहे हैं, आपने एक और बड़ी बात आपने कही है जो मैं आप ही से सुन रहा हूं, कि तस्वीर कुछ डैमेज हुई थी और ये निर्णय विधानसभा सचिवालय का है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बात सही है कि वो प्रतिमा, वो तस्वीर निर्णय नहीं है। कहीं आपने सुना हो दिन भर की चर्चा में लखन जी तो वहां आते भी जाते रहते हैं, ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है जिसकी ओर इशारा ये गुप्ता बहुत जी भी इंपॉर्टेंट कर बात रहे आप थे। कह रहे हैं। ये सचिवालय का निर्णय। चलिए, मैं लखन जी की इस पर रिएक्शन लेता हूं। लखन जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कही है कि कोई इंटेंशनली ये किया गया डिसीजन नहीं है, ये निर्णय जो है लेना पड़ा है क्योंकि तस्वीर को लेकर कुछ बिंदु ऐसे थे, वो कुछ डैमेज हुई थी, और ये विधानसभा सचिवालय ने की जो एक तस्वीर वहां थी उस तस्वीर को लिया गया। जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि बड़ी व्यापकता से उनने अपने इस पक्ष को रखा जी, और शायद एक दो चीज़ों को उनने एक तरीके से दरकिनार कर दिया। सचिवालय है या कोई भी है तो हमारी सरकार के अधीन, और यदि ये ऐसा कहीं से मंशा नहीं थी, ये भाव नहीं थे, तो सबको स्पष्ट कर देना चाहिए था। जैसा दिनेश जी ने कहा कि एक सहमति बना के यदि कोई काम किया जाता तो संभवतः ये विवाद की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। दोनों महापुरुष हमारे लिए सम्मानीय हैं, इनकी योगदान देश के लिए मैं समझता हूं कि अविस्मरणीय है, कि इनको कोई भुला भी नहीं सकता। और दिलों, आप कौन से परिदृश्य से हटाएंगे? दुनिया के परिदृश्य से हटाएंगे, लोगों के दिलों से हटाएंगे? उनके योगदान को कैसे आप हटा सकते हैं? चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों और चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों। 20 साल तक आप सत्ता में रहे उसी सदन में, 20 साल तक आपको इस बात का भान नहीं था, 20 साल तक नहीं था। और हम कैसे मान लें कि ये सारी चीज़ें बड़ी मतलब अनभिज्ञता से हुई हैं? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का मैं स्वागत करता हूँ, मोहन यादव जी का, जब वो पहला आदेश देते हैं तो वो कोई पब्लिक के हित का जुड़ा आदेश नहीं होता है कि रोजगार पे हो, महंगाई पे हो। ये सारी चीज़ें फिर मंशा को प्रदर्शित करती हैं कि हम सिर्फ विवाद को खड़ा करके, विवाद को पैदा करके सदन को चलाना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। तो सकारात्मक रूप से यदि सब मिलके कोई अच्छा काम करें तो स्वाभाविक है एक दूसरे को विश्वास में लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे, ये सब जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की लड़ाई में जो योगदान दिया है, और अकेले वो नहीं, उनके परिवार ने, उसके बाद देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता के लिए उनके वंशजों ने कुर्बानियाँ दी हैं। उनने अपनी संपत्ति से लेकर सर्वस्व निछावर किया। 10.5 साल जेल में रहने के बाद किसी की तुलना किसी व्यक्तित्व की किसी से की जाए, भीमराव अंबेडकर जी हम लोगों के लिए, कम से कम मैं जिस वर्ग से आता हूँ, मैं अपना आदर्श मानता हूँ। लेकिन क्या हम इन महापुरुषों में भेद पैदा करके अपने मंशा को पूरा नहीं कर रहे हैं? ये भाव आज के समय पे सबसे महत्वपूर्ण है कि सारे हालात, लोकतंत्र में कम से कम ये स्थिति नहीं होना चाहिए। सहमति बन सकती थी तो सहमति बनाना थी। यदि ये सच है कि कहीं से वो डैमेज हुई थी तो उसमें सहमति बन सकती थी। बिल्कुल। चलिए,
दिनेश जी, मैं इसी सवाल की तरफ लौटता हूं कि क्या दोनों पार्टियों के टॉप लीडर्स विधानसभा में ही इस मुद्दे को तय नहीं कर सकते थे? प्रोटेम स्पीकर की मध्यस्थता में बैठकर ये बिंदु सामने आ जाता है कि नहीं साहब, कोई बड़ा विषय नहीं है और हम ये तय करते हैं, और नेहरू जी की तस्वीर के लिए यथोचित स्थान ये कारण रहा, और ये किसी विचारजन्य अभिप्रेरणा के चलते नहीं हुआ है कि नेहरू जी को हमने किसी दुर्भावना के तहत वहाँ से हटाया है। बहुत साफ, जैसे डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने बात की, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये ऐसा डिसीजन है, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें इसलिए छूट जाती हैं कि ऐसा लगता है कि उस पर सियासत का पहलू बड़ा मजबूत होता दिख रहा। जी देखिए शरद जी, सियासत तो इसलिए दिख रही है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि हम कहीं और जगह दे देंगे नेहरू जी को, मतलब वहाँ नहीं दे रहे वो ये बात ही नहीं कर रहे कि कोई डैमेज हुई है या कोई उस तरह का वहाँ कोई उनकी मंशा उस तरह की है। वो ये कह रहे हैं कि हम कहीं और जगह दे देंगे विधानसभा में। जो बात ये है कि जो विधानसभा सचिवालय के अधिकारी हैं, जैसा कि डॉक्टर वाजपेयी कह रहे हैं कि उनकी कोई उसमें डैमेज हो गई थी, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि प्रोटेम स्पीकर की ध्यान में ये बात लाते कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम हो गया है, इसको हमें चेंज करना है और ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है, इसको किस तरह से हमको करना है। तो वो चाहते तो लीडर ऑफ अपोजिशन से बात करते, चाहते तो वो मुख्यमंत्री को बताते। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिनका बयान आया है कि हम कहीं और जगह दे देंगे, तो उसको भी बताते। अब देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा तो मुझे लगता है एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहाँ गांधी और नेहरू का एक कक्ष बना हुआ है अपने यहाँ, जिसमें उनके बहुत सारा साहित्य रखा है, उनकी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, तो यहाँ तो उनका वैसे भी सम्मान रहा है। तो एक चित्र के विवाद को जो है आप जो टाला जा सकता था, यदि सचिवालय के अधिकारी थोड़ी मैच्योरिटी से पेश आते और जो परिस्थितियाँ बता रहे हैं उस पर मंत्रियों को नहीं पता था, वो बयान दे रहे हैं। इस मामले में सदन में कोई भी स्थिति क्लियर कर सकता था, प्रोटेम स्पीकर अपने डायस से क्लियर कर देते कि ऐसा नहीं है, इस मामले में जो हुआ है सचिवालय अपना काम कर रहा है और ये जल्दी लग जाएगी जी। तो मुझे लगता है कि ये विवाद ही पैदा नहीं होता और ये मुद्दा विचार का मुद्दा नहीं बनता। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, देखिए, चलिए मैं 2 मिनट के लिए गुप्ता साहब की बात को मान लेता हूँ। तो यदि मैं इसको पॉलिटिकल चर्चा मानूं पूरी, तो मुझे बताइए शरद जी, यदि कहीं पर अंबेडकर जी आ गए हैं तो नेहरू जी के बारे में पूरी व्याख्या करना और अंबेडकर जी को डिस्कार्ड कर देना, ये भी हमारी समझ में नहीं आया ना। आप सोचिए, मान लो ये घटना नहीं हुई होती तो कांग्रेस के अंबेडकर जी को हटाने के आग्रह के पीछे की मंशा हमारी समझ में तो नहीं आती। और रहा सवाल बैठ के निर्णय लेने का, सामूहिक निर्णय लेने का, तो इसी कांग्रेस ने सामूहिक निर्णय लिया था जब अंबेडकर जी के खिलाफ प्रत्याशी उतारे थे। वे एक जगह नहीं उतारते प्रत्याशी तो शायद ये सद्भाव दिखाई देता कि नेहरू जी और अंबेडकर जी में सद्भाव था और ये किया जा सकता था, क्योंकि अंबेडकर जी का उस समय भी वही कद था जो लखन जी आज कद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि राजनीतिक रूप से लेंगे तो नेहरू जी के प्रतिस्पर्धी थे राजनीतिक रूप से अंबेडकर जी, इसीलिए कांग्रेस ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। इसको स्वीकार कर लीजिए, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। जैसे आप और हम आज प्रतिस्पर्धी है तो हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। फिर आपने पूरे खानदान ने ये किया, परिवार ने ये किया, क्या अंबेडकर जी के त्याग को आपने कमतर कर दिया है उसके सामने? आपके कहने का जो तात्पर्य है, मुझे बहुत खराब लगा आज लखन जी आपके ये बात सुन के कि आपने ये बताने का प्रयास किया कि नेहरू जी के पूरे परिवार ने सब कुछ किया, और हम सब जबकि बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं उसमें अंदर नहीं जाना चाहता हूँ कि क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां रही और क्या कारण है, लेकिन मैं अंबेडकर जी को साहब 19 तो नहीं मानता लखन जी। मैं बहुत माफी के साथ ही बात कह रहा हूँ, किसी का अपमान भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से पूरी कांग्रेस एक और होके अंबेडकर जी को अकेला छोड़ रही है, कभी आप सोचना आज हम वो सब आप चर्चा कर रहे हैं, उनकी तस्वीर यदि कुछ भी जीव तत्व है उसमें तो क्या सोच रही होगी कि आज पूरी कांग्रेस खड़े होके मेरे नाम पे कभी कभी वोट तो मांग लेती, लखन जी को शामिल तो कर लेती पार्टी में, लेकिन जब 10 मिनट के लिए मैं दीवार पे ठहर गया तो इतना बवाल मच गया। डॉक्टर वाजपेयी, ये आपने बवाल मच गया। एक अच्छी बात कही, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि प्रतिस्पर्धा का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से कमतर है, ये नहीं है। क्योंकि शिवराज जी ने विक्रम जी के विरुद्ध जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ा तो इसका ये अर्थ नहीं हो गया कि इन दोनों में से कोई एक श्रेष्ठ है, दूसरा कमतर है। प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र का और जहां भी प्रजातंत्र है उसका एक बहुत जीवंत दस्तावेज है, इसको चलने दीजिए। लेकिन कोई किसी के विरुद्ध चुनाव लड़ता है तो वो उसकी सत्ता को चुनौती देता है
या वो कमतर हो जाता है और एक श्रेष्ठ हो जाता है, ऐसा नहीं है। लखन जी, नहीं, इसका केवल एक अर्थ है शरद जी, आप डिस्काउंट मत कीजिए जी कि अंबेडकर साहब के जीते जी राजनीतिक रूप से और शारीरिक रूप से कांग्रेस ने कभी उनको राजनीतिक रूप से स्वीकार नहीं किया, ये कहना चाहता हूँ। ये आपका बीजेपी की तरफ से कहना है, उसी पर जवाब। जी प्यार उनकी मृत्यु उपरांत आज के दौर में आना, ये भी लखन जी, राजनीतिक घटना है। लखन जी उसी समाज के वर्ग से आते हैं जी, इसीलिए वो हितेश वाजपेयी जैसा विद्वान व्यक्ति इस बात को कह रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि किस प्रत्याशी को किसके खिलाफ चुनाव लड़ाया जाए ना लड़ाया जाए, उस समय की हालात परिस्थितियाँ क्या रहीं, ये बात को डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी को भी मानना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का यदि अध्यक्ष बनाया गया तो वो कांग्रेस के ही वो सारे नेता थे जिनने बनाया। दूसरा, नेहरू जी के मंत्रिमंडल में, एक मिनट, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला, आप सुन तो लीजिए। आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला, सुन लीजिए डॉक्टर साहब, सुन लीजिए। सुनने का भी हौसला होना चाहिए, सुनने का हौसला होना आप अपनी बात रख लीजिएगा, सुनने का हौसला होना चाहिए। बोलिए बोलिए लखन जी, बोलिए। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में तो आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सबसे पहले संविधान का, वो संविधान जिसका श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है कि इस देश में जहाँ विभिन्नता थी, जहाँ सारी असमानता थी, वहाँ कानून का राज स्थापित करना, ये श्रेय जहाँ भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। हर वर्ग, एक सुन लीजिए आप हितेश जी, सुन लीजिए, मैं आपको मैंने एक बार नहीं टोका, सुनने की क्षमता होना चाहिए, एक बार नहीं टोका। अरे फिर छोड़िए, जो समानता का अधिकार की बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की, तो क्या कारण था उनके संविधान का विरोध? गुरु गोलवलकर जी ने उनकी संविधान की प्रतियां जलाई थी। ये गलत, ये प्रमाणिक घटना है। संविधान की प्रतियां जलाई सदन के अंदर, और वो भी महिला कोर्ट बिल को लेके जलाई गई। नहीं, ये आप आज आपको एकदम अचानक से अंबेडकर के प्रति प्रेम उभर रहा है, संघ की शाखाओं अचानक में से आते साहब के प्रति प्रेम उभर रहा है। नेहरू जी कभी नहीं आए ज्यादा विरोध यदि कभी गांधी जी संघ की शाखाओं में गए, सम्मेलन में गए का और दलितों का सबसे ज्यादा विरोध यदि किसी ने कभी किया है तो वो आपकी पार्टी। चलिए सर, ये मुझे लगता है कि हम फिर बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं। सियासत के उसी कोने को हम छू रहे हैं। मत करिए साहब, जो जब कहेंगे आप हम प्रमाण दे देंगे। 10 मिनट उनको भी रहने दीजिए साहब। चलिए, बहुत शुक्रिया करूंगा डॉक्टर हितेश वाजपेयी। लखन जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दिनेश गुप्ता जी, ये बहस जब इस सिरे की तरफ आती है तो ये सिरा नुकीला हो जाता है, और सियासत का ये नुकीला सिरा उस तरफ बैठे हुए या जिनके पास व्हाट्सएप मैसेजेस पहुंचते हैं उनके लिए कई चुनौतियां भी पैदा करता है, जो इतिहास की गहन कंदराओं के अध्ययनशील अध्येता नहीं है, यानी बहुत जानते नहीं हैं इतिहास के बारे में। फिर हम ये बात कहेंगे कि उतने ही सम्माननीय नेहरू जी हैं जितने अम्बेडकर जी हैं, और इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। और इसी तरह वीर सावरकर जी या श्यामा प्रसाद जी या दीनदयाल जी की बात करें, ये मानक हैं, इन्होंने अपनी रीति नीति के अनुसार, अपने राजनीतिक विचार के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश की है। उसकी नुक्ताचीनी दूसरा दल कर सकता है, लेकिन कृपया करके इनके योगदान को और इनकी मंशा पर प्रश्न न खड़े किए जाएं, क्योंकि ये एक ऐसे देश को जो दुनिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, न सिर्फ उसको भ्रम में डालने जैसा है, बल्कि दुनिया के सामने भी हमारी एक तस्वीर को कुछ हद तक धुंधला करने की कोशिश की है, जहां हम उलझते हैं ऐसे प्रश्नों को लेकर और एक दूसरे पर ही धूल फेंकने की कोशिश में उलझते हुए नजर आते हैं। आगे देखिए, एक बार फिर बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे देखिए मोर माटी मोर खबर, छत्तीसगढ़ का हमारा एक्सक्लूसिव बुलेटिन। नमस्कार।